हेलो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है बिल्कुल आप लोग सभी अच्छे होंगे। हेलो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं शाम के समय वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो सभी को गुड इवनिंग। और थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है, पर कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से सुनोगे। बस मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसे अच्छी तरीके से बोल दूंगा। आप उसे अच्छी तरीके से नोट्स कर सकते हैं अपने कॉपी में। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले पार्ट में हमने पहला चैप्टर भोजन के घटक को आधा पढ़ लिया था। आज हम पूरी तरीके से उसे कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग को याद है कि ये जो है किस किस कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। आपको याद है, पिछले पार्ट में तो हमने पढ़ा था। आप उसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले पार्ट में। कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत को देखे थे ना। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें मुख्य रूप से क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें मुख्य रूप से ऊर्जा मिलता है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सब इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं ये भी याद कर लेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हो गया गेहूँ, हो गया चावल, हो गया बाजरा, हो गया, ठीक है, तरबूज, आम, मक्का, गन्ना, आलू, पपीता, ये सब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हो गए। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे हम देखते हैं कि वसा का मुख्य स्रोत कौन कौन से है। पहले तो हम देखेंगे वसा का मुख्य स्रोत पादपों में कौन कौन से है। पादप मतलब आपको मैंने बताया था क्लास में भी, और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ आपको कि वो होता है, क्या होता है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे से हमें वसा कैसे प्राप्त होता है और कौन कौन से वो होते हैं ये हम देखेंगे। और साथ में हम जंतुओं से जो वसा हमें प्राप्त होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमें जो इसको ना थोड़ा टॉपिक को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। आप लोग अच्छी तरीके से सुनेंगे और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट लगे उसे पॉज करके आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया था, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन से हैं। अब हम देखते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं वसा। वसा जंतुओं से, सॉरी, पादपों से जो हमें वसा प्राप्त होता है ना, वो कैसे प्राप्त होता है। जैसे कि देखो, मूंगफली, ठीक है, क्या होता है, मूंगफली। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें पादपों से प्राप्त होता है, ठीक है। मूंगफली हो गया, फिर क्या हो गया, फिर तिल हो गया। थर्ड नंबर में क्या हो गया, थर्ड में हो गया गिरी हो गया। तो ये क्या होता है, ये हमें पादप से प्राप्त होता है। अब सेकंड में हम लोग देखेंगे कि जो जंतुओं से हमें प्राप्त होता है, जैसे जंतु से, ठीक है, जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब हो गए। तो ठीक है, वसा के जो मुख्य स्रोत है अब क्या होगा, अब जंतुओं से होगा, ठीक है, जंतु से। चलिए जंतुओं में देख लेते कोई क्या, सबसे मुख्य रूप से देखेंगे तो मछली, ठीक है। चलिए मछली, मछली में क्या होता है, वसा पाया जाता है, ठीक है। और इसके तेल में भी होता है वो। मछली हो गए, ठीक है, अंडे हो गए, और क्या हो सकते हैं, और बताओ, बाकी जितने भी मांस हो गए, खास करके इतना याद कर लेंगे, ठीक है, इतना याद कर लेंगे। क्योंकि अगर अभी आप है जो 6, 7, 8, 9, 10th, ठीक है, अगर आप लोग स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में हो, तो आप लोग को बस इतना ही पूछा जाएगा। आपको है ना जो एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि बताइए, कोई एग्जाम्पल बता दीजिए जो जंतुओं से वसा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो बस ये सब हमें याद कर लेना अच्छी तरीके से। चलिए हम बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए पेज नंबर 4 में हम ना ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
चलिए मैं थोड़ा सा मिला लेता हूँ। चलिए पेज नंबर 4 में हम ना 1.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, मालूम है आप लोग को, ठीक है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से तो मिलती है ना, लेकिन वसा से भी मिलती है, और वसा से उससे भी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा, देखेंगे आगे, ठीक है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। क्या बोल रहा है ये, कि वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और देखिए आगे देखेंगे, ठीक है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो वसा और प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। तो प्रोटीन का अगर आपको पूछा जाए, प्रोटीन क्या करती है हमारे शरीर में, तो वो मुख्य रूप से क्या करती है, हमारे शरीर में शरीर को वृद्धि करती है, ठीक है, जैसे ऊतकों में वृद्धि करती है ये सब। तो मुख्य रूप से प्रोटीन का यूज क्या है, हमारे शरीर के वृद्धि के लिए। वसा का यूज क्या है, वो हमें क्या क्या देती है, वो हमें देती है ऊर्जा देती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी क्या देती है, ऊर्जा देती है। लेकिन वसा है जो वसा है, वसा का उपयोग ज़्यादा करना वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। देख लिए आप, प्रोटीन युक्त भोजन को क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। पहले ना हम काम करते हैं प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन का कुछ स्रोत देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से। ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, ये वसा का हो गया, ठीक है, याद रखना, ये है जो वसा का स्रोत है जितना भी है। अब हम आते हैं प्रोटीन का स्रोत देखने। प्रोटीन का स्रोत में देखेंगे कौन कौन से है, ठीक है। पहले हम देखेंगे पादपों से जो प्राप्त होता है ना, उससे हम देखेंगे। तो जो हमें पेड़ पौधे ये सबसे प्राप्त होता है, उसमें से क्या होता है, पहला हो जाता है सोयाबीन। पहला आप लोग लिखोगे सोयाबीन, ठीक है। दूसरा हो गया मटर, हो गया मटर, चना, मटर हो गया, चना हो गया। चौथा में लिख लो राजमा हो गया। बस इतना काफ़ी है, बाकी आप लोग खुद से याद कर सकते हो ज़्यादा मन करे तो, ठीक है। अब क्या मिलता है, अब जंतु से क्या मिलता है, देखो जंतु से क्या मिलता है, कौन कौन सा स्रोत है जंतुओं से, तो इसमें भी होगा मछली, ठीक है, मछली हो गया, फिर पनीर हो गया, मछली, पनीर, अंडे, ठीक है, दूध भी। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन के कुछ स्रोत है, ठीक है। तो ये सब हमारे भोजन में होना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। सॉरी, थोड़ा टाइम दीजिए। चलिए हम आगे पढ़ते, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था प्रोटीन क्या करते हैं हमारे शरीर को, ये हमारे क्या बोल करते हैं, ये शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन को, जो प्रोटीन युक्त भोजन होते हैं उसे क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन। चलिए आगे पढ़ते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। अब बात आ गई विटामिन की। देखिए मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट बता दिया, ठीक है, वसा बता दिया, प्रोटीन बता दिया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मैंने आपको शुरू में ना बताया था, ये सब क्या है, हमारे पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के वृद्धि या रक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं, और ऊर्जा के लिए। तो हमने इतना पढ़ लिया। अब हम आते हैं विटामिन। विटामिन क्या करते हैं, ठीक है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग, विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, याद रखना आप लोग। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, अस्थियाँ मतलब हो गए हड्डी,
दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिन्हें जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, इनमें से कुछ को विटामिन ए बी सी डी ई, ठीक ठीक है, और के। तो विटामिन ए बी सी डी ई के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, और सब है जो अलग अलग हमारे शरीर के लिए फ़ायदे पहुंचाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से इसे समझते हैं ये क्या है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा मतलब थोड़ी मात्रा में, ये नहीं कि कोई विटामिन हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिए, तो ये भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं रहेगा। तो हमें है जो बैलेंस में लेना चाहिए। ठीक है, सभी विटामिनों को की मात्रा अल्प मात्रा में होनी चाहिए। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। अब बात आ गई विटामिन ए, मैंने बताया ना विटामिन ए बी सी डी ई के ये सब क्या होता है, विटामिन के प्रकार होता है। तो विटामिन ए से क्या मिलता है हमें, ये भी तो क्वेश्चन होगा ना। विटामिन ए से हमें क्या मिलता है, ये आपको पता रहेगा तब तो आप अपने भोजन में उपयोग करोगे, तब आपके लिए है जो वो फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको कम दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आपकी रोशनी धुंधली हो गई है, तो आप क्या करोगे। अब निश्चित रूप से ना, अगर रोशनी कम हो गए तो आप विटामिन ए खोजोगे। ठीक है, विटामिन ए हमें चाहिए। तो विटामिन ए कौन कौन से खाद्य पदार्थ से हमें मिल सकती है। ठीक है, तो अगर वो खाद्य पदार्थ हम खाएंगे तो क्या होगा, विटामिन ए से जो हमें विटामिन ए की जो हमारे शरीर में कमी थी, जिसकी वजह से धुंधलापन दिख रहा था, वो दूर हो जाएगा और हमें अच्छी तरीके से दिखेगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके लिए, फिर आपके लिए जो आपके बाद जो जनरेशन है उसे बताने के लिए, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप भी किसी को पढ़ाओगे तो बोल सकते हो की मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को क्या करती है, स्वस्थ रखता है। हमारी त्वचा, ठीक है, त्वचा, और जब हम लोग विटामिन ए का कभी कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो हमारे जो आँख हो गया, ठीक है, त्वचा हो गया, ये हमेशा ग्लो करेंगे और आँख की रोशनी भी सही से बनी रहेगी। विटामिन, अब आते हैं दूसरे, विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। ठीक है, अब विटामिन सी क्या करती है, बहुत से रोगों से लड़ने में हमें मदद करती है। ठीक है, मान लीजिए हम ना कोई गंदे जल ले लिए, ठीक है, अंदर में, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बहुत तरीके के कीड़े अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और क्या करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में हम विटामिन सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विटामिन सी का कौन कौन सा स्रोत है ये हम सब भी देखेंगे। ठीक है, विटामिन सी वैसे नींबू होता है, बाकी हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आंवला वगैरह बाकी हम आगे पढ़ाएंगे, आपको अच्छी तरीके से लिस्ट लिखवा देंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी क्या करती है, बहुत से से लड़ने में हमारी मदद करती है। ठीक है, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करती है। विटामिन डी क्या करती है, हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करती है। ठीक है, कैल्शियम अगर ना हो हमारे मसूर हो या फिर ये सब में, तो क्या करते हैं, वो कमज़ोर हो जाएगी। तो विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 और 1.9 में दिखाए गए। तो चलिए 1.6 और 1. ठीक है, सॉरी, हाँ, 1.6 और 1.9 में हम देखते हैं। चलिए, इसे मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए, विटामिन ए में क्या क्या मिलता है, देखो विटामिन ए में क्या क्या होता है। थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा पीडीएफ ऊपर नीचे होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए चलिए, बहुत लेट हो गया। चलिए देखते हैं। ठीक है, विटामिन ए के कुछ मुख्य स्रोत देखते हैं। ठीक है, विटामिन ए के बारे में ये सब आपको याद करना है। ठीक है, इतना देर का वीडियो है ना, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही सब है, तो आपको ये सब पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, विटामिन ए में क्या क्या होता है, जैसे कि हो गया, अगर आपको
आँख संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप पपीता खाओ, गाजर खाओ, ये सब में क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। आम भी खा सकते हो, दूध ले सकते हो, और एक बहुत इम्पोर्टेंट है, मालूम है क्या, वो हो गया मछली का तेल, ठीक है, मछली का तेल। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, तो आप इसे ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम विटामिन बी के बारे में। आप लोग थोड़ा फास्ट लिखोगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा, चलिए विटामिन बी के बारे में आते हैं, ठीक है। विटामिन बी में मुख्य रूप से क्या क्या होता है, विटामिन बी में मुख्य रूप से होता है संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, और ख़ास करके ना इसमें जो प्रचुर मात्रा में होता है वो होता है आंवला, नींबू, ठीक है, आंवला और नींबू। चलिए, तो आप इसे अच्छी तरीके से लिख लोगे, ठीक है। तो मैंने आपको विटामिन ए के बारे में बता दिया। विटामिन ए की अगर आपको कमी हो तो आप क्या क्या लोगे, दूध लोगे, मछली का तेल लोगे, ठीक है, पपीता, गाजर, ये आप ले सकते हो। विटामिन बी में आप क्या लोगे, विटामिन बी में आपको है जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये वाला है जो विटामिन सी का लिखा गया है, मेरे थोड़ा सा ध्यान नहीं था, ये आप ना विटामिन सी कर देना, ठीक है, गलती हो गई मुझसे, ठीक है, ये विटामिन सी कर देना, ठीक है, मेरा थोड़ा ध्यान अलग हो गया था। चलिए विटामिन सी लिख लेना, ठीक है। अगर आपको विटामिन सी की कमी हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको रोगों से लड़ने के लिए आपको ये सब की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम विटामिन बी के बारे में आपको दिखा देते हैं, ठीक है, विटामिन बी के बारे में। चलिए विटामिन बी के बारे में हम देखते हैं, विटामिन बी में क्या क्या होता है। आप गेहूँ ले सकते हो, ठीक है, चावल ले सकते हो, और क्या ले सकते हो आप, मांस में जो यकृत होता है ना वो खा सकते हो। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि आप थोड़ा ये सबसे परहेज कर सकते हैं। आप अगर अच्छी तरीके से खाद्य पदार्थ लोगे पेड़ पौधे वाला, उससे भी आपका है जो शरीर अच्छी खासा बने रह सकती हैं, ठीक है। तो विटामिन बी का ये हो गया। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और आपको ये देखिए फिगर में आपको है जो थोड़ा सा दिया हुआ है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी हमारे लिए क्या करता है, वो विटामिन डी देता है, ठीक है, विटामिन डी का एक प्रकार हो गया, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे अस्थि है जो मजबूत होती है, तो हमें सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। आप खास करके सुबह सुबह का जो होता है सनलाइट, उसे लेना बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, ठीक है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को 1.10 में दर्शाया गया। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा ना, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको कहाँ से बताऊँ, क्या बताऊँ, जैसे कि हो गया, देखो यहाँ पे मछली, दूध हो गया, ठीक है, दूध हो गया, तो इसमें क्या होता है, वसा भी मिलता है, ठीक है, विटामिन है, बहुत तरीके से खाद्य पदार्थ इसमें मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। जैसे किसी में हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, किसी में वसा हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, जैसे कि इसके बारे में मैंने बताया था ना, कहाँ गया, गेहूँ के बारे में बताया था। तो ये सब क्या हो गया, बहुत मतलब एक खाद्य पदार्थ में बहुत सारे पोषक तत्व हो सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब यही है, होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रश्नों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, बिल्कुल। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया था ना कि चावल क्या होता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। चलिए, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है।
अब इनके अलावा हमें जल की भी तो आवश्यकता होगी ना, रेसे की भी तो आवश्यकता होगी ना। अगर हमारे भोजन में रेसे नहीं होंगे, ठीक है, जल नहीं होंगे, तो क्या हमारे जब हमारे मुंह के अंदर जाएंगे तो वो क्या अच्छे से वो भोजन को सन सकती, क्या नहीं ना। उसे अच्छी तरीके से सानती है जब अंदर में हमारे पानी रहती है तो, ठीक है। और रेसे क्या करती है, सॉफ्ट करती है भोजन को। तो रेसे का भी बहुत ज़रूरी है। आहारी रेसे रुक्षांश के नाम से जानते हैं, जो आहारी रेसे होते हैं ना, वो रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होता है, ठीक है। रुक्षांश की उत्पत्ति कहाँ से होता है, पादप उत्पादों से होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियाँ। दाल, आलू, ताजे फल ये सब खाओगे ना, तो ये सब क्या करते हैं ना, हमारे भोजन को अच्छी तरीके से चिकनाहट पैदा करती है, जिससे हमारे शरीर में उसका पाचन अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। जैसे कि देखो, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता। ये जो आलू हो गया, ठीक है, इसमें से जो रेशे मिलते हैं, ठीक है, रुक्षांश होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व नहीं देते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हमारे शरीर में जो पाचन में व्यवस्था है या जो भी तंत्र होते हैं वो सही से काम नहीं करेंगे। तो रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। देखो, जो भोजन हमारे शरीर में सही से नहीं पच पाता है, ठीक है, तो रुक्षांश क्या करता है, उस भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। जल भोजन से उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, ठीक है। जल क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करती है, ठीक है। जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं ना, इंपॉर्टेंट, उसे क्या करती है, जल अवशोषित करती है, अपने पास रख लेती है, ठीक है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने की शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, वो शरीर से बाहर निकलता है, जैसे कि मूत्र और पसीना जो आता है हमारे बॉडी से, ठीक है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए कि कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है या नहीं। चलिए थोड़ा सा क्रियाकलाप 3 को देख लेते हैं। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, ठीक है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? आप जब छोटे छोटे टुकड़े में इसे काटोगे, ठीक है, टमाटर नींबू को, तो क्या आपके हाथ गीले होते हैं? बताओ। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? ऐसा कोई फल या फिर सब्जी है जिसे काटते हैं तो पानी की मात्रा नहीं होती? ये आप लोग थोड़ा सा परीक्षण करना, देखना अपने घर में। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। कई ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं ना जिसमें ना ऑलरेडी पहले से ही होते हैं जल, जैसे टमाटर हो गए, ठीक है, ये सब हो गए। तो इसमें क्या होता है, नींबू, इसमें क्या ऑलरेडी पहले से होता है, उसी से हमारे शरीर को ना पानी मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संतुलित आहार क्या होती है। संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं पूरे दिन में वो क्या कहलाते हैं, आहार कहलाते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। देखिए, आहार में तो ठीक है ना, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, तो क्या हम कुछ भी खा लेंगे? नहीं। हमारे शरीर को जो ज़रूरत पड़े ना, जो इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि हो गया थोड़ा विटामिन ए मिलना चाहिए कुछ मात्रा में, है ना, अभी पढ़ा है ना, विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सब सभी पढ़ना चाहिए, सारे को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें फ़िलहाल इतना है, तो मैं आपको आगे क्वेश्चन वगैरह सब करवा दूंगा, तो उसमें सारी चीज़ को कवर करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग ना थोड़ा सा ना, आप लोग होमवर्क में घर से खोजना, जैसे कि ना, जैसे विटामिन ई में क्या होता है, ठीक है। हाँ, जैसे हमारे खूबसूरती के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के में क्या होता है, के को क्या कहते हैं, ये सब आप थोड़ा सा होमवर्क में खुद से चेक करना।
जिनके हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यक से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें हमें सभी पोषक तत्व कुछ कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में मिल जाना चाहिए, और साथ में उसमें क्या होता है, जल और उच्छांश भी होना चाहिए। जल और उच्छांश नहीं होंगे तो हमारे शरीर में वो कैसे अच्छी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। ठीक है, एक सप्ताह में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करने बोल रहे हैं आपको। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन में आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होता है। मतलब प्रतिदिन जो आप भोजन में खाते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होता है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिट्टी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकते हैं। ठीक है, जैसे इडली हो गया, सांभर वगैरह, ये सब क्या हो गया, अल्प मात्रा में भी आप लेकर इससे सारे तरह के पोषक तत्व आप अपने शरीर में ले सकते हो। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याय नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। ठीक है, हमें पकाना भी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई किसी मान लो खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में पोषक तत्व है तो उसे हम इस तरीके से पकाते हैं कि सारे पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फल होते हैं या फिर सब्जियां होते हैं जिसे धोने से ही उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो आप उसे अच्छी तरीके से पहले समझ ले थोड़ा। ठीक है, आजकल इंटरनेट की ज़माना है, आप लोग है जो खुद से भी उसे सर्च कर सकते हो। सारे भोजन जो आपके घर में बनते होंगे ये सब के बारे में आप पता करो थोड़ा। सिर्फ बनाने से थोड़ी काम चलता है। पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। ठीक है, जो सब्जियों के जो त्वचा होते हैं ना उसमें बहुत सारे विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। ठीक है, चावल और दाल को बार बार आप धोएंगे तो क्या होगा, उपस्थित जो भी विटामिन और खनिज लवण होगा वो सारे पानी में बह जाएंगे। ठीक है, चलिए एक पेज और है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। ठीक है, तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का मान लीजिए हम भोजन पकाते हैं, ठीक है, तो उसमें तो जल डालते हैं ना, तो जल डालते हैं तो क्या होगा, जितने भी वो खाद्य पदार्थ में होंगे ना, खनिज लवण या पोषक तत्व होंगे, वो सब क्या होगा, पानी में चला जाएगा। ठीक है, पानी में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पानी को फेंक देते हैं। तो सारे जो पोषक तत्व होते हैं उसे हम फेंक देते हैं और बाकी जो बचता है उसे हम खा लेते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं हो पाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो है पकाने से आसानी से नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। वसा युक्त खाना ही मतलब जो तेल का बना होता है, ठीक है, ये सब खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। कौन सोचा? बूझों ने। ठीक है, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? बताइए, सिर्फ समोसा, रबड़ी वगैरह ये सब एक खाएं और वो तो ऊर्जा मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो सब सही रहेगा सिर्फ वही सब खाने से? आगे देखते क्या बोल रहे। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ज़्यादा वसा का सेवन भी हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा
की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण बनती है। मालूम है ना, मैंने आपको बताया था ना, मोटापे का कारण क्या बन सकती है। बसा का उपयोग ज़्यादा कीजिएगा तो आप ज़्यादा मोटा होइएगा। बिल्कुल मेरे जैसा हो सकते हैं, मैं भी धीरे धीरे मोटा ही हो रहा था, लेकिन अब मैं कम कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होता है? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष विशेष पोषक की कमी हो जाती है। ठीक है, यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति के अभाव से ग्रसित हो सकता है। तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। यह या एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। बेरोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग क्या कहता है? वैसा पोषक तत्व जो लंबी समय से हमारे शरीर को नहीं मिलती है, उससे जो रोग उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाता है? अभावजन्य रोग। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये सटीक है, आप लोग है जो इसे लिख लो कॉपी में। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बताते चलूँगा, लिख लो। ठीक है, जो मैंने अभी बताया अभावजन्य रोग क्या होता है, इसे आप लिख सकते हो। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, ठीक है, तो इससे उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना। ठीक है, उसकी वृद्धि रुक जाएगी अगर प्रोटीन नहीं ले। चेहरे व सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियों और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनके इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों को रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर आप संतुलित आहार लोगे ना, जैसे संतुलित आहार क्या होता है, मैंने बताया था ना, संतुलित है जिसमें से सभी पोषक तत्वों की अल्प मात्रा हमें चाहिए शरीर को। ठीक है, पोषक तत्व जिसमें मौजूद होते हैं, ठीक है, और जिसमें जल रुक्षांश मौजूद होते हैं, क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? संतुलित आहार कहलाते हैं। तो इस तरीके के आहार लेंगे तो हमारे शरीर के लिए बेहतर होगा। ठीक है, एक सेकेंड। इस अध्याय में हमने विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ 1.3 में दर्शाए गए। ठीक है, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। हमारी इंडिया में ना तरह तरह के लोग भोजन करते हैं, लेकिन सभी में क्या होता है? पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए। अब ना नीचे 1.3 में ना, अगर आप लोग के पास बुक है तो देख लीजिए उसे। ठीक है, क्षीणता। विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होता है? क्षीणता या दृष्टिहीनता। मैंने बोला था ना, आपकी दृष्टि थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, देखने की क्षमता। लक्षण क्या होता है? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाना। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी वन से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, जैसे दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है विटामिन बी से। जैसे विटामिन बी के बारे में मैंने बताया था ना, ये सब खाओ तो ठीक है, विटामिन बी से आप मतलब विटामिन बी आप में रहेगी। ठीक है, तो आपको बेरी बेरी जैसे रोग नहीं हो पाएगी। अब विटामिन सी से को क्या बोलते हैं? ठीक है, विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलता है। ठीक है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। ये क्या होता है? स्कर्वी से। ठीक है, इसका लक्षण होता है। तो विटामिन सी हमें खाना चाहिए। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स क्या होता है देखते हैं हम। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अस्थियां जब मुलायम होकर मुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिकेट्स होता है। ठीक है, तो इस तरह की बीमारी अगर हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह की बीमारी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हमें क्या खाना पड़ेगा? विटामिन डी लेना पड़ेगा। चलिए, कैल्शियम। अस्थियां और दंत क्षय। इससे अस्थियां और दंत क्षय होता है। ठीक है, मतलब दांत झड़ जाते हैं। ठीक है, अस्थियां कमजोर पड़ जाते हैं, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय हो जाता है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन से क्या होता है? घेंगा नामक रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों के मानसिक विकलांगता। बच्चों में मानसिक जो विकलांगता होता है, या थोड़ा सा गर्दन में जो बहुत देखते हो कि बड़ा बड़ा सा फूल जाता है, वो क्या होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब चलिए। अब लोहा। लोहा क्या होता है? लोहा से क्या होता है? अरक्तता। अरक्तता मतलब कमजोरी होता है। तो आपका ये है जो
चैप्टर ख़त्म हो गया है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होगे तो खुद से भी कर लोगे। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। तो कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है सारे चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और ये जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, उसे आप नोट्स कर लो, देख लो, आपका ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है, और अच्छे से नोट्स कर लेना। आपका है जो इस तरीके से पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से होती रहेगी, चलती रहेगी। मैं फिर मिलूँगा, ठीक है, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।